Hello students, in the last video you understand the first chapter of history. Today we will discuss the question answer and explanation of this chapter. Question number 1. Who was considered a foreigner in the past? आंसर है आपका any stranger who was not a part of that society or culture was considered a foreigner in past. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. Okay, it means कोई भी स्ट्रेंजर, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है, एक ग्रुप होता है लोगों का. अब जो भी इस ग्रुप का एक कोई भी परमानेंट जो मेंबर नहीं होता है, जो भी स्ट्रेंजर होता है, उसको पास्ट में किसके रूप में कंसिडर किया जाता है? एज ए फॉरेनर. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट. स्टेट बताया ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट है, इस चैप्टर से लिए हुए स्टेटमेंट है. अब आपको इनको सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद आपको इसका रिप्लाई करना है, ट्रू या फॉल्स. ए, वी डोंट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700. इसका आंसर फॉल्स है. इसका मीन्स है कि क्या कोई भी इंस्क्रिप्शन फाउंड नहीं किया गया आफ्टर 700 ईयर्स. यस, ये गलत है, क्योंकि आफ्टर 700 ईयर्स काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन फाउंड किए गए. इवन 1700 ईयर्स के अराउंड भी काफ़ी इंस्क्रिप्शन फाउंड किए गए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द मराठा asserted their political importance during this period. True. See, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agriculture settlement. Yes, true. Next, Sultan Ghiyasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir. अब ये आप सोच कर थोड़ा सा आंसर दीजिए. सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर. आप सभी जानते हैं जो गयासुद्दीन बलबन थे, जो एक दिल्ली सल्तनत के शासक थे, रूलर थे, तो क्या उनका जो कंट्रोल था आसाम, मणिपुर, कश्मीर एरिया तक भी था? तो इसका आंसर होगा फॉल्स. उसका एरिया यहाँ तक रूल नहीं था, शासन नहीं था उसका. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपको खुद फिल करने हैं रीड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. अब इस चैप्टर के थ्रू आपने जाना होगा कि पास्ट में क्या क्या टेक्निकल चेंजेस आए. तो फर्स्ट, द पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायरआर्म्स इन कॉम्बैट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर some of the major religious development during this period. इतिहास के जिन 1000 वर्षों की, 1000 ईयर्स की जो हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, इसके दौरान वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस. यस, क्योंकि दैविक तत्व जो है, डिवाइन जो दैत्य है, उनमें लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही एक इंडिविजुअल रूप में होती है, इंडिविजुअल लेवल पर होती है, तो कभी कभी ये एक ग्रुप में होती है. ओके, कभी पर्सनल होती है तो कभी कलेक्टिव होती है. लेकिन देयर knowledge of Sanskrit, it was during this period that important changes occurred in what we call Hindus today. आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू रिलीजन है, उसको उससे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं.
क्या चेंजेज आए हैं देखिए। These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priestess as dominant groups in society. इस युग में महत्वपूर्ण क्या क्या बदलाव है। सबसे फर्स्ट है नए जो देवी देवता हैं, जो देवी देवता हैं दैतीज हैं, उनकी पूजा। ओके, नेक्स्ट है जो किंग्स थे उनके द्वारा टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, और जो सोसाइटी है उसमें जो प्रिस्टस है, सोसाइटी में प्रिस्टस के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ता उनकी सत्ता, अथॉरिटी। ओके, ये सब क्या है, चेंजेज है हिंदू रिलीजन में। संस्कृत ग्रंथ के कारण therefore knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, the rulers searching for prestige. Yes, prestige, yes. अब क्या है कि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में इनका बड़ा आदर होता था। किनका? ब्राह्मण्स का। ये किसके संरक्षक थे? ये जो टेक्स्ट थे, जो धर्म से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट थे उनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन कर समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ रहा था। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है? What were some of the major religion developments during this period? तो जिस तरीके से अभी हमने कौन सा धर्म समझा? हिंदू धर्म। इस हिंदू धर्म में हमने देखे क्या क्या चेंज आए हैं। क्या क्या चेंजेज आए हैं, तो इसी तरीके से देखिए। द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग this period. First, important changes occurred in the Hinduism religion, which included the worship of new deities. अभी बताया मैंने, इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। नए देवी देवताओं की, नए देवी देवता जो दैतीस थे उनकी वर्शिप होने लगी। सेकेंड, हिंदूज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। थर्ड, importance of Brahmins and the priestess grown and they become dominant group of society. There was also the emergence of the idea of bhakti, loving personal deities. मतलब जो किसी का भी एक पर्सनल जो दैत्य होता था उसकी वर्शिप होने लगी, भक्ति करने लगे। यही क्या, ये किसकी क्वालिटीज़ बनने लगी? ये सब दीज आर क्वालिटीज़ ऑफ हिंदू रिलीजन. During this period, new religions like Islam appeared in the subcontinent who brought the teachings of Holy Quran. Many rulers were patrons of Islam and the ulama. Okay. Next, in what way has the meaning of term Hindustan changed over the centuries? तो इसको देखिए। The meaning of the term हिंदुस्तान changed over the centuries. किस तरीके से हिंदुस्तान जो टर्म है वो चेंज होती गई, इसको देखिए। आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक आया था लास्ट वीडियो में जो हमने देखा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो इसमें क्या था कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन एन assortment of dialects. The term Hindustan was authored by Minhaj Isras, a recorder who wrote in Persian for regions around Punjab,
Haryana and the grounds amongst Ganga and Yamuna. Ganga and Yamuna. ओके देखो, आज हम भारत के अर्थ में हिंदुस्तान जो टर्म है उसको इंडिया के मीन में लेते हैं। 13th सेंचुरी में फारसी के एक हिस्टोरियन से थे मिनहाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। उसका मीन क्या था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो एरिया है वो क्या है, हिंदुस्तान है। क्या है, हिंदुस्तान है। और इस वर्ड का पॉलिटिकल मीन्स अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के जो अंडर में कंट्रोल में क्षेत्र आते थे। ठीक है, उस टाइम में दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके कंट्रोल में कौन से क्षेत्र आते थे, पंजाब का एरिया, हरियाणा और गंगा यमुना। तो इस सब फील्ड के इन सब एरियाज़ के लिए ही मिनहाज इशराज जो पर्शियन इतिहासकार थे उन्होंने क्या टर्म यूज की, हिंदुस्तान। क्या टर्म यूज की, हिंदुस्तान। तो यही है कि समय के साथ साथ सूचनाओं के समय इंफॉर्मेशन का जो मीन होता है, जो भाषा होती है, जो भाषाओं के मीन होते हैं, जो लैंग्वेज का मीन होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, ऐतिहासिक अभिलेख आप अशोकाज अभिलेख नेक्स्ट आपने चैप्टर में पढ़ोगे, जब चैप्टर आएगा उसमें पता चल जाएगा। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलते हैं, और ये लैंग्वेज भी टाइम के साथ साथ बहुत कुछ अपने आप को अपनी मीन्स को भी बदल लेती है, और इनके वर्ड्स का अर्थ सब बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल is different from modern Persian. The difference is not just with regard. मध्ययुग की पर्शियन आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। क्या, मिडाइवल पर्शियन is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इसका देखिए, द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी। फर्स्ट है, इन द 13th century मिनाज इसराज ए chronicles who wrote in Persian used Hindustan in a sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultan. ओके, मैंने अभी बताया कि ये वह एरिया था जहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उनके अंडर में आता था। In 13th century, Hindustan never included South India. It meant the area of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and Yamuna. In 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind for the culture and the people of Indus River. But in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. Earlier that time, Hindustan never carried the political and national meaning which we associate with it today. But now, this term is used for nowadays India. Okay, next question. How were the affairs of जातिस regulated? देखिए इसका आंसर, the affair of Jatis were regulated by an assembly of elder which is also known as Jati Panchayat in some area. Okay.
Jatis from their own rules and regulations to manage the conduct of their members. Yes, Jatis were also required to follow the rules of their villages governed by a chieftain. है। इस मीन्स क्या है बताइए। इसका मीन्स है कि जो नए पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स हैं और जाति को लेकर जो ग्रुप बनते हैं उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये किया गया है कि जाति फाउंड देयर ओन रूल्स। ठीक है, एक पंचायत है और उसके खुद के अपने ओन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसके लिए? टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द टर्म pan रीजनल एम्पायर मीन? इसका आंसर, the term pan-regional empire mean the empires which were spanning diverse regions which was expanded to a larger area or regions like dynasties of Chols, Khaljis, Tughlaqs and Mughals. Okay, next question, what are the difficulties between historians face in using manuscripts? अभी हमने बताया था कि वे कौन से वे हैं जिनके थ्रू हम अपने पास्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसमें से एक मेजर पॉइंट थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी। ये सब क्या है? वो वे हैं, वो मीडियम हैं जिनके थ्रू हमने अपने इतिहास को जानने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स? तो देखिए, डिफिकल्टी फेस्ड बाय हिस्टोरियन इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। There were no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand in which were difficult to read and understand. Okay. Second, during copying, scribes also introduced small changes in a word or sentence which grow over centuries of copying. Original manuscript of the author rarely found today, so they are totally dependent upon the copies made by later scribes. Historians have to read their manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. So these are some difficulties historians face in using manuscripts. Next है, how do historians divide the past into periods? Do they face any problem in doing so? How do historians divide the past into periods? Do they face any problems in doing so? इसका आंसर देखिए, historians divide the past into periods on the basis of economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. Yes, the historian faced a lot of problem because time itself reflects changes in social and economic organization, in persistence and transformation of ideas and beliefs. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Modernity also carries a sense of material progress and intellectual advancement. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into
large segment period which possess shared characteristics. ओके, तो इसका मीन्स क्या है? 19वीं सेंचुरी के मध्य में अंग्रेज जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के जो इतिहास है, भारत के जो पास्ट है, भारत की हिस्ट्री को 3 युगों में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हाँ, इस जो डिवाइडेशन है, इसको कुछ इतिहासकार इसको कम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अधिकतर जो इतिहासकार हिस्टोरियंस हैं, वो आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर, इकोनॉमिक और सोशली जो फैक्टर्स है, उसके बेसिस पर जो डिवाइडेशन हुआ है इतिहास का, उसी को ही स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, भारत का जो पास्ट है, ये 1000 साल, 1000 ईयर तक अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। 16वीं जो 16th सेंचुरी जो है, 18th सेंचुरी या फिर कोई है 11th सेंचुरी, ये सब क्या है, डिफरेंट रही है। मतलब इट मीन्स जो 16th सेंचुरी है, उससे काफ़ी डिफरेंस कौन सी है? 18 और 11th, 8th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, ये सब क्या है, डिफरेंट रही है। ओके, मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। मिडाइवल पीरियड की कंपैरिजन किससे की जाती है? मॉडर्न पीरियड की। ओके, आधुनिकता के साथ साथ जो भौतिक उन्नति और प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसका भाव भी इस चेंजेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो लास्ट यही है कंक्लूजन कि हमने इस चैप्टर के थ्रू कुछ हिस्ट्री के अपने कुछ पार्ट्स देखे हैं, कुछ चेंजेस देखे हैं, जैसे अब इस मैप में देखिए, टेक ए टुक एट मैप फर्स्ट एंड सेकेंड। आई was made in 1154 सेव बाय द अरब जोग्राफर अल इदरीसी। ये जो मैप है, ये अल इदरीसी ने बनाया। इन विच ईयर? 1154 ईयर्स में। तो उन्होंने इसमें क्या दिखाया है कि इसमें जो उन्होंने आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जो दिखाया है, जो साउथ इन्होंने इस मैप में यहाँ पर इन्होंने साउथ इंडिया को शो किया है, जबकि प्रेजेंट में ये कौन सा एरिया है? नॉर्थ इंडिया। ओके, इसी तरीके से एक नया है, सेकंड मैप है। ये देखिए, ये सेकंड मैप है। मैप के थ्रू आप अगर पास्ट को समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। अपनी बुक डाउनलोड कीजिए और उसमें मैप के थ्रू स्टडी कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डेट्स मेमोराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैप को देखने के बाद एक फिक्स हो जाता है माइंड में। तो ये जो है मैप, ये वाले जो मैप है, ये किन्होंने बनाया है? सेकंड मैप एक फ्रांसीसी मानचित्रकार है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाम इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये गिवलाम देलिस्ले के एटलस नोवे के अनुसार ये क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये मानचित्र जो मैप 2 है, ये मैप फर्स्ट के लगभग 600 ईयर्स बाद बनाया गया। ठीक है, लेकिन इस मैप से हम ज़्यादा परिचित है, फेमिलियर है, क्योंकि ये मैप आज के जो हमारा इंडिया का मैप है उससे बिल्कुल मैच होता है। लेकिन जो फर्स्ट मैप है वो मैच नहीं होता, क्योंकि उसमें जहाँ पर साउथ इंडिया को शो किया गया है, वो है एक्चुअल में वो आज का नॉर्थ इंडिया है, और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका द्वीप दिखाया गया है। तो ठीक है, ये चेंजेस हम देखते हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है?
इस चैप्टर में न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इसके थ्रू हमने ये जाना कि जो भी समय के साथ साथ कुछ वर्ड्स हैं उनका मीन भी चेंज होता है, उसका चेंज होता है। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर इस चैप्टर के थ्रू आपने ये सीखा कि किस तरीके से पास्ट में चेंजेस आते हैं। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू अपनी क्वेरीज को मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।